टीवी का बेहद खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी। स्वयं सिद्धा में हम आपको ऐसी महिला अधिकारियों से रूबरू कराते हैं जो यूं तो किसी पहचान की मोहताज नहीं और जिनकी कहानी अपने आप में बेहद प्रेरणादायी है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं एडीसीपी शालिनी दीक्षित मैम। मैम, आपका बहुत स्वागत है BSTV पर। थैंक यू मैम, तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत इसी सवाल के साथ, चूंकि आपने पुलिसिंग को चुना, क्या कारण रहे पुलिसिंग को चुनने के? आपने MSc भी कर रखा है, कोई दूसरी फील्ड भी आप चुन सकते थे, क्या कुछ प्लानिंग आपकी पूरी रही? मेरी एजुकेशन के दौरान और ग्रेजुएशन के बाद यही इच्छा रही कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं। ऑल्दो मेरा साइंस बायोसाइंस बैकग्राउंड था, लेकिन कहीं ना कहीं मेडिकल में जाने की बिल्कुल रुचि नहीं थी और मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा। उन्होंने हमेशा मुझे एक गाइडेंस दिया और उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आपको इस फील्ड में जाना है तो यू गो अहेड। मैम, जैसे आपने LLB भी कर रखा है, उसके पीछे का कोई खास मकसद? ये LLB मैंने पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद ही किया है और जैसा कि सभी को आइडिया है कि लॉ और पुलिस दोनों का चोली दामन का साथ है। हर जो पुलिस को एग्जीक्यूट करने होते हैं सारे लॉज का ही बैकअप नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि ये मुझे मेरे करियर को और एक नया आयाम देगा और मेरे हस्बैंड भी लॉ बैकग्राउंड से हैं तो वहाँ से भी एक मुझे प्रेरणा रही। यही मेरा एक मकसद रहा और मैंने LLB किया जॉब में आने के बाद। मैम, PSC की तैयारी करते समय बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, कैसे उन चुनौतियों से आपने निपटा, कैसे मैनेज किया, क्या कुछ वो संघर्ष का दौर रहा? सबसे पहले तो जब मैंने सोचा कि मुझे PSC देना है और प्रीलिम्स का फॉर्म भरा तो सबसे पहला चैलेंज मेरे साथ ये आया कि मेरा जो एजुकेशन है कॉन्वेंट स्कूल में हुआ है तो इंग्लिश में मेरा बैकग्राउंड रहा और उसके बाद जब मैंने MP का चूँकि PSC था तो उसके जो सब्जेक्ट मैटर है पूरा हिंदी में था तो सबसे ज़्यादा मुझे MP के बारे में पढ़ने में बहुत चैलेंज आया और उसके बाद जब प्री क्लियर किया तो मेंस में भी एक MP का सब्जेक्ट पूरा रहता है तो उसमें जो सारी बुक्स जो हमें मिलती थी वो भी हिंदी में रहती थी तो उसको ट्रांसलेट करके और मुझे नोट्स बनाना पड़ता था। वो मुझे बहुत बड़ा चैलेंज रहा मेरा। और एक चैलेंज और ये कि हिंदी का निबंध पेपर होता था। मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड है, हिंदी अच्छी है मेरी, लिखती भी अच्छा हूँ मैं, गलतियाँ भी नहीं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरा एक्सप्रेशन पार थोड़ा और होना चाहिए था तो वो हिंदी ऐसे भी मेरे लिए मुझे चैलेंज लगा। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि इतना लंबा आपका सेवा काल हो चुका है और अब क्या कुछ बदलाव आप देखती हैं? तब आपने PSC का एग्ज़ाम दिया था, अब क्या कुछ चुनौतियां नई बढ़ गई हैं उन बच्चों के लिए जो अब प्रिपरेशन कर रहे हैं? मुझे चैलेंज तो कंपटीशन तो हर समय रहता है, वो स्वरूप बदलता जाता है। उस समय भी कंपटीशन था और आज भी कंपटीशन है, बस परिस्थितियां बदल गई हैं। कंपटीशन तो जब मेरे ख्याल से कम अपीयर होते थे कम सीट्स थी, आज ज़्यादा अपीयर हैं ज़्यादा सीट्स हैं और मुझे तो लगता है कि आज यंगस्टर्स को और ज़्यादा फील्ड हैं, बल्कि कई सिविल सर्विसेज के अलावा भी अब प्राइवेट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में भी, IT सेक्टर में, AI के सेक्टर में अच्छा फ्लरिश कर रहे हैं। तो कंपटीशन तो तब भी था और कंपटीशन आज भी है। जी, जैसा कि मैम आज युवा जो हैं सिविल सर्विस की ओर अग्रसर हैं, सिविल सर्विस में अपना करियर देखते हैं, क्या सीख, क्या सलाह आप उन बच्चों को देना चाहेंगी? जिनको सिविल सर्विसेज में आना है, मुझे लगता है कि ये पहले से ही आपको माइंड मेकअप करके चलना चाहिए और सलाह ये भी है मेरी कि इसके लिए अपना कठिन परिश्रम के साथ साथ परसिस्टेंट एफर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। राइटिंग प्रैक्टिस, स्किल्स, ओरेशन, इसकी भी प्रैक्टिस साथ ही साथ करना बहुत ज़रूरी है। मैम, अगर बात पुलिसिंग की करें तो कहीं ना कहीं बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये फील्ड, और जब महिला पुलिस अधिकारी हैं तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि महिला होना आपके पेशे में आड़े आया? नहीं, मुझे कभी नहीं लगा कि बीइंग लेडी मैं हूँ तो ये मेरे लिए एक बैरियर है, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। जी मैम, शारीरिक तौर पर महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता है, ऐसे में क्या कुछ चुनौतियां होती हैं महिलाओं के लिए? और मतलब होती भी हैं महिलाएं, निश्चित रूप से मेल फीमेल हैं तो मेल्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं या फिर कहें कि शक्तिशाली होते हैं महिलाओं से, जो कि स्वाभाविक है, तो क्या कुछ चुनौतियां महिलाओं के लिए होती हैं पुरुषों की तुलना में?
फील्ड में कई बार लॉ एंड ऑर्डर वगैरह के दौरान थोड़ी चुनौतियां आती हैं बीइंग लेडी होने के कारण, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हैंडल नहीं कर सकते। फर्म डिटर्मिनेशन होना और अपने आप में कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, और अपने टीम वर्क के साथ मुझे लगता है चाहे वो जेंट्स ऑफिसर हो या लेडी ऑफिसर हो, इक्वली एक्सेल कर। जी, महिला पुलिस अधिकारी होना कहीं ना कहीं बेहद ही चुनौतीपूर्ण, और घर की जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं दोहरा कामकाज, दोहरी चुनौतियां बढ़ जाती हैं। कैसे आपने पूरा मैनेज किया, कैसे परिवार के लिए आप समय निकालती हैं, कैसे सारी चीज़ें मैनेज करती हैं? मेरे हस्बैंड, मदर इन लॉ का बहुत सपोर्ट है मुझे, तो और मैं इस मंच के माध्यम से अपना सारी फील्ड की जो लेडी ऑफिसर्स हैं उनको और सभी स्टाफ को भी कहना चाहूँगी कि हमें अपना सपोर्ट सिस्टम घर में नेटवर्क अच्छा अपना सपोर्ट सिस्टम रखना चाहिए। उससे दोनों ही काम मैनेज हो जाते हैं। मुझे लगता है फील्ड के साथ साथ हम अपने जो बाहर के हमारी हाउस कीपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी हम लोग कर पाते हैं, और मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट ये बहुत ज़रूरी है, और वर्क लाइफ बैलेंस हम अगर अपनी फर्म डिटर्मिनेशन रखें तो इजीली मैनेज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम है। जी मैम, जब हम कुछ बनने का ठान लेते हैं, सोच लेते हैं, तो कोई ना कोई आदर्श रहता है, चाहे वो हमारे माता पिता के रूप में हो या फिर हम किसी के बारे में पढ़ते हों जो व्यक्तिगत हमें बहुत पसंद हो। आपके पीछे का प्रेरणा स्रोत, आपका आदर्श कौन? मेरी मदर है मेरी प्रेरणा स्रोत, और आफ्टर मैरिज मुझे हमेशा मेरा सपोर्ट और मेरा गाइडिंग फोर्स मेरे हस्बैंड हैं। मैंने अपनी मदर से ये सीखा कि सारी ऑड सर्कमस्टेंसेस में क्या कैसे मैनेज करना है, अपनी हिम्मत बनाए रखना है। और चूँकि मेरे हस्बैंड भी पुलिस सर्विसेज में ही हैं, हमारी सेम फील्ड है, तो सारी जो भी इश्यूज चैलेंजेस रहते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो भी अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो चैलेंजेस उसका सोल्यूशन भी मिलता है। जी मैम, ऐसे तो आपकी कार्यशैली के, कार्यकौशल के हज़ारों किस्से हैं, लेकिन अगर कुछ बेहद ही जो चर्चा में रहे, मीडिया में सुर्खियां में रहे, तो कोहे फिज़ा थाना क्षेत्र का ये मामला बेहद चर्चाओं में रहा, मीडिया में रहा, जहां एक पिता ने जो है गला रेत कर हत्या कर दी थी। कैसे आपने पूरे मामले को सुलझाया? वो एक बहुत ही सेंसेशनल और हार्ट टचिंग मामला था। उसमें 8 साल की बच्ची का उसके स्टेप फादर ने गला रेत दिया था, और उस फादर को तो लगा कि ये जो स्टेप इसकी डॉटर है ये एक्सपायर हो चुकी है। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे जो सिटीजन्स हैं, कहिए कि जो अवेयर सिटीजन्स हैं, उन्होंने डायल 100 को सही समय पे कॉल किया, और हमारी डायल 100 की टीम वहाँ स्थान पर पहुँची। तत्काल जो मैं वहाँ के जो लोकल सिटीजन्स और उनकी हेल्प से बच्ची को हमने सब एडमिट कराया, और टाइमली ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद हमारा चैलेंज था उसके जो अक्यूज्ड हैं उस तक पहुंचना। तो इसमें हमारी लोकल हमने इंटेलिजेंस टीम को एक्टिवेट किया, सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह देखे, और अल्टीमेटली हम उसके स्टेप फादर जो टीला जमालपुरा में रहता था उस तक पहुंचे, और हमने इस तरह से इस केस को सॉल्व किया। जी मैम, कर्फ्यू वाली माता मंदिर में कन्या भोज के दौरान जो वारदात सामने आई थी, जहां बच्चियों का अपहरण हुआ था, पूरे मामले में अंतर्राज्य आरोपी भी थे, लिप्त थे। कैसे आपने पूरे मामले को सुलझाया? क्या कुछ चुनौतियां उस दौरान रहीं? थोड़ा जिक्र उस बात का। सबसे पहले तो जब हमारी 9 दुर्गों में कन्याएं आराध्य रहती हैं, पूरा शहर भक्तिमय रहता है, और उसी दिन हमें सुबह एक मैसेज मिलता है नवमी के दिन की 2 कन्याएं नहीं मिल रही हैं, उसकी माँ थाने पर रिपोर्ट करने आई। जैसी टीआई कोतवाली ने मुझे सूचना दी तो मुझे लगा, हे देवी माँ, आज जब कन्याएं पूजी जा रही हैं और हमारे क्षेत्र से 2 कन्याएं नहीं मिल रही हैं, सबसे पहले उस दोनों बच्चियों की, एक बच्ची की उसमें 8 साल की उम्र थी और एक 1 साल की थी, तो इनको बच्चियों के माँ से मिलने के बाद कंसोल किया, उसको थोड़ा सा जितना हम सांत्वना दे सकते हैं उसकी बेसिक नीड्स को केयर किया। उसके बाद हम लोगों ने क्राइम ब्रांच की टीम के साथ हेल्प करके लेकर पूरे उस एरिया के बैक ट्रेल में फुटेजेस हम लोग ने देखे। तो फुटेज में हमको एक लेडी ब्लैक कपड़ों में संदेहास्पद उसका मूवमेंट लगा जी। और फिर हम जब बैक ट्रेल और गए तो रेत घाट पर एक व्हीकल भी, दिल्ली पासिंग व्हीकल को हमने ज़ीरोइंग किया। फिर उसकी ट्रेल से हम लॉग आउट करते हुए हम लोग अंततः पहुँचे कोलार में। उन दोनों बच्चियों को इनके गैंग
ले जाकर अपने पास किडनैप करके रखा हुआ था। तो लगभग 2-3 दिन लगे इस केस में बच्चियों को रिकवर करने में। उसके बाद पूरा नेक्सस नेटवर्किंग ट्रेस करी। ये लोग हरियाणा के थे, हरियाणा और कुछ दिल्ली के ये टीम थी इनकी जो इस तरह से गिरोह के रूप में काम कर रहे थे। तो अल्टीमेटली हमारी क्राइम ब्रांच और हमारी थाना और हमारे सीनियर ऑफिसर्स के कुशल नेतृत्व में हम लोग अंततः ये दोनों बच्चियों को रिकवर किया और पूरा गैंग हमने ट्रेस किया। जी मैम, देखिए जैसे आपने जिक्र किया, ये एक घटना हुई, वारदात हुई। महिलाओं के साथ जो अपराध है उनका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। महिलाएं यौन शोषण का भी शिकार अब हो रही हैं। घटनाएं ज़्यादा इसी सिलसिले में, इसी मामले में सामने आने लगी हैं। क्या कुछ किया जाए कि अब जो इस ग्राफ को कम किया जा सके? मुझे लगता है कि देखिए, पहले के ज़माने में भी घटनाएं तो पहले भी होती थी, लेकिन एजुकेशन, चाहे अब गर्ल्स का है, एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए अब बाहर मूवमेंट काफ़ी बढ़ गया है। तो गर्ल्स को भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। उनको हम लोग नो डाउट सब अपना फ्री रहें, हमारा सब अपना फ्रीडम एंजॉय करें, लेकिन मुझे लगता है हमको सेल्फ रेस्ट्रिक्शन अपने आप में मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें अपनी एक लक्ष्मण रेखा बांधनी चाहिए। हर जो काम है समय पर हो। जैसे कि एक टाइम जो हमारा टीनेज है, 20s अर्ली 20s में, यह हमारा करियर बनाने का टाइम है। तो हम देखते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप तो ठीक है, लेकिन बॉयज़ के साथ फ्रेंडशिप के साथ साथ वो आप देख ही रहे हैं कि वो फ्रेंडशिप कब एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है, वी नेवर नो। और जिसमें सोशल मीडिया ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। मोबाइल हैं, चाहे आप इंटरनेट कनेक्टिविटी की इजीली अवेलेबिलिटी है, आप यहाँ से लोकल कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी कांटेक्ट हो जाता है। और एक वो टीनेज में जो हमारे के बॉडीली चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये फैमिली का बहुत बड़ा रोल है कि उनको अपने बच्चों को बहुत अच्छे से संस्कार देना चाहिए। उनके साथ रेगुलर अपना पर्टिकुलर इंटरेक्शन रखें, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कैसे फ्रेंड्स हैं। गर्ल्स के लिए मैं विशेषतर कहना चाहूँगी, जैसा मैंने अभी भी कहा, कि रिलेशनशिप पहचान रखें, लेकिन एक लिमिट रखें। आप अपना पहले करियर बनाइए, फिर लाइफ इज़ योर्स। आपको लगता है कि इट इज़ अ सुटेबल मैच आपको मिल रहा है, तो आपके अपने पेरेंट्स को शेयर करिए। नहीं तो आप, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, लिव इन रिलेशनशिप बहुत कॉमन हो गए हैं। अभी 2-4 दिन पहले आपने शीतल का मनाली में हत्याकांड सुना होगा, जो अवधपुरी की बच्ची थी। अब इनकी 2 साल पहले ही फ्रेंडशिप हुई, और जिनसे फ्रेंडशिप हुई वो भी ऑलरेडी मैरिड थे। अल्टीमेटली जो भी उन लोगों के इश्यूज़ रहे और उसके कारण उसकी वहाँ मर्डर हो गया। तो आज एक फेमिसाइड करके एक टर्म वो में है कि रिलेशनशिप और ये बॉयफ्रेंड वगैरह के कारण कितने मर्डर्स हो रहे हैं। फिलहाल स्वयं सिद्धा में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मुलाकात होगी ब्रेक के बाद और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो मैम, ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे महिलाओं के साथ हुए अपराध की। तो ये तो थे कि जो लड़कियों के साथ अपराध हो रहे हैं, लेकिन घरेलू हिंसा भी इस वक्त जो है दिख रहे हैं, इस समय में ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। डोमेस्टिक वायलेंस के केस सामने आ रहे हैं। क्या कुछ जो है सुधार की आवश्यकता है इस दिशा में? डोमेस्टिक वायलेंस के निसंदेह केसेस बढ़ भी रहे हैं, और ये कहें कि अवेयरनेस के कारण रिपोर्टिंग भी ज़्यादा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब गर्ल्स भी जॉब कर रही हैं, तो पहले एक जो म्यूचुअल एडजस्टमेंट था, वो एडजस्टमेंट भी कहीं ना कहीं, पेशेंस एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा लो एंड पर जा रहा है। तो इस कारण से, और भी बहुत सारे जो एडजस्टमेंट से, पहले बच्चियों की शादी छोटी एज में हो जाती थी, तो वो अपनी मैरिटल होम में इजीली एडजस्ट हो जाती थी। आजकल जैसा कि हम सबको मालूम है कि ग्रेजुअली एज ऑफ मैरिज मेरे ख्याल से 26 एंड अबव इज़ नॉर्मल, एंड 30+ तो अब हो ही रही है मैरिज। तो जितना डिले होता है, तो गर्ल्स को कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करने में और प्रॉब्लम होती है। जॉब करती हैं तो ये भी इश्यूज़ आते हैं कि हम क्यों एडजस्ट करें, हम ही क्यों एडजस्ट करें, हम ही क्यों देखें। और भी बहुत सारे छोटे मोटे और घरेलू इश्यूज़ रहते हैं जिसको लेकर घरेलू हिंसा के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं।
तो इस संबंध में मध्य प्रदेश में सभी 2021 में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में महिला थाने खोले गए हैं। पहले ये रेस्ट्रिक्टेड 10 डिस्ट्रिक्ट्स में थे, और उसके अलावा 950 थानों में महिला डेस्क हैं, जहाँ महिलाओं के जो प्रकरण हैं हमारे महिला पुलिस स्टाफ ही इनकी हियरिंग करता है। और उसके अलावा हमारे यहाँ जो कानून में भी प्रोविजंस हैं, 498A सेक्शन है, इसके अंतर्गत घरेलू हिंसा के मामलों की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और एक और बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें कहा है कि अगर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जहां वो हिंसा हुई है, ये रूपाली देवी हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जहां घरेलू हिंसा हुई है वहीं केस रिपोर्ट करें, बल्कि उसके बाद जहां भी गर्ल आश्रय लेती है, शेल्टर लेती है, चाहे वो उसका वर्क प्लेस हो, चाहे वो अपने मदर फादर के साथ रह रही हो, वो वहाँ पर भी रिपोर्ट कर सकती है। जी मैम, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, डोमेस्टिक वायलेंस का भी जिक्र किया, और लड़कियों के साथ जो अपराध बढ़ रहा है उसमें हम ज़्यादातर देखते हैं कि कोई ना कोई पहचान का ही होता है। अननोन्स तो होते ही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो केस देखते हैं वो उसमें कोई ना कोई नोन वन ही रहता है। तो इस चीज़ पे कैसे अंकुश लगाया जा सकता है? क्या कुछ जो है सुधार की आवश्यकता परिवार में भी, और सतर्क रहने की आवश्यकता परिवार वाले? बिल्कुल, जैसे कि स्टार्टिंग में भी मैंने कहा था लक्ष्मण रेखा, तो मैं आपको एनसीआरबी का क्राइम हमारा जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार लगभग 97% केसेस जो हैं नोन ही रिपोर्टेड हैं, नोन एक्यूज्ड हैं, चाहे वो थाने क्षेत्र का ही हो, चाहे गांव का हो, अड़ोस पड़ोस का हो, मोहल्ले वाला हो, मिलने वाला हो, लिव इन पार्टनर हो, तो यही ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो अपनों से ही हमको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हम परिचय भी रखें, लेकिन एक हद अपनी बनाकर रखें। जो वर्क प्लेस पे महिलाएं जाती हैं वो भी अपने जो बेटियां हैं उनको समझाइश दे के रखें, उनको अवेयर रखें। जो घर से बाहर अपनी जॉब पे जा रही हैं गर्ल्स, वो भी अवेयर रहें। तो आप अपने आप को बोल्ड रखिए, स्मार्ट रखिए, कॉन्फिडेंट रखिए कि अगर इन केस मेरे सामने कोई अनटोवर्ड कंडीशन या इंसिडेंट केस आता है तो मैं उसको कैसे हैंडल करूंगी। मैं सेल्फ डिफेंस में अपना चाहे बैग है या जो मेरे पास पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं उनको मैं, या अपने बॉडी पार्ट्स को मैं अपनी सेफ्टी के लिए कैसे यूज़ कर सकती हूँ। यूट्यूब पे बहुत से वीडियोज़ हैं। मैं इस मंच के माध्यम से मैं अपनी गर्ल्स को कहना चाहूँगी कि वो टाइम एंड दिन देखें और अपनी सुरक्षा के प्रति अलर्ट रहें। जी मैम, आप इंटेलिजेंस जैसी महत्वपूर्ण ब्रांच में रही, कैसा अनुभव हो रहा? इंटेलिजेंस ब्रांच में मोस्टली मैंने ट्रेनिंग हैंडल करे हैं, तो जो सिक्योरिटी और लॉ एंड सेफ्टी से रिलेटेड ट्रेनिंग्स रहते हैं वो सारे, मेरा ये उद्देश्य रहा कि हमारे पूरे स्टेट के ऑफिसर्स को बेस्ट अपडेटेड ट्रेनिंग दिलवाई जाए। और उसके अलावा इलेक्शन सेल भी देखा मैंने, तो जितने भी ट्रेनिंग से रिलेटेड बुकलेट्स हैं हमारे विधानसभा इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस, और चाहे जितनी भी जिम्मेदारी वाली VVIPs की ड्यूटी है उसमें हमारे एस्कॉर्ट ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, मार्शल, पायलट, इन सब की क्या ड्यूटी रहती हैं, और सारे इंटेलिजेंस से रिलेटेड ड्यूटीज़ हैं, कम्युनल केसेस हैं, उनको किस तरह से हैंडल करना है, हमको कैसे इंटेलिजेंटली सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और रिपोर्टिंग करना है, इन सारी चीज़ों को हैंडल किया। जी मैम, आपने महिला डेस्क का भी जिक्र किया था। महिला डेस्क अब थानों में लगाई गई है महिलाओं के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि संवाद कहीं ना कहीं पब्लिक और पुलिस के बीच कम होता हुआ नज़र आ रहा है। पुलिस से संवाद करने में या फिर शिकायत दर्ज कराने में पब्लिक अभी भी हिचकिचाती है, डर अभी भी एक पुलिस का कहीं ना कहीं पब्लिक में। कैसे इस जो कनेक्शन है इसे बढ़ाया जाए और ये जो डर है इसे ख़त्म किया जा सके? मुझे लगता है ये कनेक्शन के लिए हम लोग रेगुलर सारे अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं। हम लोगों के आउटरीच प्रोग्राम्स हो रहे हैं, चाहे स्टेट लेवल पे सम्मान प्रोग्राम हुआ स्टेट लेवल पर, और उसके बाद चेतना प्रोग्राम हुआ, ये भी स्टेट वाइड हुआ, और हमारी टीम्स NGOs के साथ साथ मिलकर काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन कर रही हैं। असली हीरो के रूप में भी, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो सेव करने के लिए आते हैं, हेल्प आउट करने के आते हैं पब्लिक सिटीजन्स, उनको भी सम्मानित किया जाता है। तो हम लोगों के निरंतर प्रयास हैं कि हम जनता के बीच जाएं, चाहे हम लोग शांति समिति की बैठक है, नगर सुरक्षा समिति की बैठक है, और इस त्योहारों के पहले बैठक है, और हम लोगों का जो ग्रीवियंस रिड्रेसल का भी सिस्टम है,
तो हम लोगों के पूरे आउटरीच के प्रयास रहते हैं कि जनता आए और उनकी कोई जो भी ग्रीवियांस है वो निसंकोच हम लोगों के सामने रखें। जी मैम, महिलाएं भी कुछ संगठित अपराधों में लिप्त होने लगी हैं, साथ ही कुछ महिलाएं जो है झूठी शिकायतें भी दर्ज कराती हैं। तो हनी ट्रैप जैसे मामलों में हमने देखा, क्या कुछ कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है इस मामले में? कानून तो है और बस कानून का सभी को इम्प्लीमेंटेशन इन लेटर एंड स्पिरिट करने की बहुत ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि ये जो केसेस हैं, ये इनकी जो परसेंटेज है ये बहुत कम है। जो एज विक्टिम्स महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, तो चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हों और चाहे प्रोसिक्यूशन और कोर्ट हो, उनका एक ये नज़रिया रहता है कि हम लोगों के अगर महिलाएं रिपोर्ट करने आ रही हैं तो वो इतनी हिम्मत तो कर पा रही हैं। मेरी सीनियर कोर्ट के जुडिशियल ऑफिसर से भी चर्चा हुई इस संबंध में कि सर इसमें आप लोग स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। लेकिन आप देखिए रिसेंटली भी कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं, उसमें महिला की झूठी रिपोर्ट करने पर उनको सज़ा भी दी गई है। जी मैम, आपका इतना लंबा सेवा काल, न जाने आपने कितने मामले सुलझा दिए, कितने आपराधिक मामलों का खुलासा किया। कोई ऐसा जो मामला आपको याद हो जो बेहद ही रोचक रहा और कड़ी मशक्क़त भी उसको सुलझाने में आपको करनी पड़ी हो? मैं डीएसपी एजेके 2011 में डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ में पोस्टेड रही थी। उस टाइम में, अब काफ़ी टाइम हो गया, 12-13 साल हो गए आपको, तो शायद आपने तब पढ़ा भी नहीं होगा। एक था फर्जी आईएएस का एक केस था, वो उसको सॉल्व करने में मतलब मुझे लगा कि यस मैंने कुछ कंट्रीब्यूट करा है। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बीइंग पुलिस ऑफिसर हम इंस्टेंटली क्या किसी को हेल्प कर सकते हैं। ये केस एक प्रोफेसर का, जिसने कि प्रोबेशनर में अपनी ट्रेनिंग में आई थी और एक एक्यूज जो था उसमें वो एक झूठा फर्जी आईएएस बनकर यंग जो गर्ल्स हैं जॉब में आती हैं उनको टारगेट करता था, फ़ोन करता था कि मैं ट्रेनी आईएएस हूँ। और मैं धीरे धीरे वो बातचीत करना फ़ोन पे स्टार्ट करता था, फिर अपने वो जाल में लेता था, फिर उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करता था। तो समाज के डर से कई केसेस तो रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन एक केस में एक लेडी ने उसको रिपोर्ट किया और उसने रिपोर्ट करने का भी ये वजह रहा कि उसके सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर उसी के नाम पर बोलेरो फाइनेंस करा ली और रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करी और धीरे धीरे उसके बाद वो बोलेरो लेकर फरार हो गया। तो अब लोन पे उसने बोलेरो ली थी, इसलिए उसने कहीं ना कहीं इतना अपना एक करेज गैदर किया और उसको पुलिस को रिपोर्ट करी। तो ये केस जो था, इसको सॉल्व करना, बोलेरो को वापस दिलवाना और उसको प्रूफ करना इस केस को, क्योंकि मुझे वो गर्ल को भी बहुत समझाइश दे के काउंसलिंग करके उसकी पूरी मैंने इन्वेस्टिगेशन करी, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में आज भी ये हमारा है कि अरे इनके घर पुलिस क्यों आई। तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर गर्ल्स चाहती हैं कि उनके घर पुलिस ना आए तो वो अपने चॉइस के प्लेस पर अपना स्टेटमेंट और जो भी पुलिस से रिलेटेड कार्रवाई ये करा सकती हैं, बेहिचक उनको कोई थाने आने की ज़रूरत नहीं है। मैम, एडीसीपी शालिनी दीक्षित मैम को तो मीडियाकर्मी, एज अ मीडियाकर्मी हम लोग भी जानते हैं और बतौर मीडियाकर्मी हमारे साथ साथ जो है बाकी लोग, जो आम जनता है वो भी जान रही है, बहुत ही निडर, निष्पक्ष, ईमानदार अफसर। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो आपको क्या पसंद है, क्या आपकी हॉबीज़ हैं? व्यक्तिगत रूप से मुझे घर में जो वेस्ट निकलता है, क्रिएटिविटी थोड़ा सा मेरा नेचर है। घर में कुछ निकला एक्स्ट्रा है, मुझे लगता है या पुराना है, तो मुझे लगता है कि मैं इसको कैसे रीयूज़ करूं उसको, और गार्डनिंग करने का मेरा। जी मैम, एक और सवाल कि अगर कोई एडीसीपी शालिनी दीक्षित मैम जैसे बनना चाहे तो वो क्या करे, इतना निडर, इतना निष्पक्ष, ईमानदार पुलिस अफसर? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप फॉर्मली और प्रोफेशनली काम कर पाएंगे। और नॉलेज के साथ साथ अपडेटेड और टेक सेवी भी होना बहुत ज़रूरी है। जी मैम, जो मैंने पहले भी सवाल पूछा कि जो बच्चे जो हैं पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है मेंटेन करना, टाइम से पढ़ाई करना या समय देना कितना ज़रूरी हो जाता है, और क्या कुछ पूरी चुनौतियां रहती हैं इस दौरान, और कैसे इन चुनौतियों से पेश पाया जा सके? मुझे लगता है कि पढ़ाई करने के साथ साथ आपको अपना मेंटल बैलेंस
रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि द डी डे आप पूरे साल भर बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो आपका एक्चुअल जिस दिन परफॉर्मेंस का डे है उस दिन आप कितने बैलेंस्ड हैं, जिसमें आप अपना बेस्ट अपने आप का एक्सप्रेस कर पाएँ क्वेश्चन पेपर में, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो अपना हेल्थ का ध्यान रखें, अपना जो खान पान है उसका ध्यान रखें, और अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप अपना मेडिटेशन या जिससे भी आप अपने आप को मेंटली रिलैक्स कर पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। जी मैम, प्रेशर के कारण बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अगर परिणाम जो है अनुकूल नहीं आते हैं, उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं आते हैं, तो हमने देखा है सुसाइड के केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। इस दिशा में क्या कुछ कदम और क्या सीख, क्या सलाह उन बच्चों को देना चाहते हैं जो नाखुश हो जाते हैं अपने परिणामों से? हमें अपना एक ध्येय तो ज़रूर बना के रखना चाहिए कि मुझे इस फील्ड में जाना है और उसके लिए अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट चूज़ करना है, लेकिन मैं ये और कहना चाहूँगी कि अपना एक सेकंड और थर्ड प्लान और रखें। अगर मैं अपने फर्स्ट प्लान में मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, तो अब मैं अगर यहाँ सक्सेस नहीं मुझे मिलता है तो मेरा नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान आउट करें। और एक कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल डिग्री अपने पास हो, तो मुझे लगता है कि अपना बेस्ट कर पाएंगे। और अगर बाय चांस ईश्वर की जो मंजूर है, अगर नहीं भी कर पाएंगे, तो एक ये है कि मेरे पास ये अल्टरनेटिव है। और अपने आप पर भरोसा रखें, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखें कि उनकी आपसे बहुत आशाएं अपेक्षाएं हैं, तो उस पर भी हमें खरा उतरना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी कमिटेड टू योरसेल्फ एंड टू योर फैमिली। जी मैम, जिस तरीके से हमने देखा है कि लगातार सुसाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो तमाम जो सावधानियां बरतने की आवश्यकता पेरेंट्स को भी है, क्या सलाह आप उन पेरेंट्स को देना चाहेंगी? जिस तरीके से बच्चे अगर नाखुश होते हैं परीक्षा परिणामों से, तो पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है कहीं ना कहीं। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की कैपेबिलिटी ध्यान में मालूम ही रहती है, तो अपना कैपेबिलिटी पहचानें। और मुझे लगता है कि जो बच्चा सब्जेक्ट लेना चाहता है जिसमें उसकी खुद की इनहेरेंट क्वालिटी है, मैं हर कोई बच्चा इजीली मैथ्स सब अच्छा नहीं कर सकते, कोई अच्छा ह्यूमैनिटीज़ में होता है, कोई मैथमेटिक्स में अच्छा है, किसी की आर्ट अच्छी है, किसी की म्यूज़िक अच्छा है। तो जो जिस फील्ड में अच्छा है और वो इस फील्ड को अगर चूज़ करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को उसी फील्ड में प्रोत्साहन करना चाहिए। ये नहीं कि भाई तुमको तो इंजीनियर ही बनना है या तुमको मेडिकल में ही जाना है। बच्चों को बिल्कुल फोर्स ना करें, जो वो करना चाहते हैं उसमें उनको सपोर्ट करें, गाइड करें। तो मुझे लगता है कि हेल्दी पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप रहेगा और बच्चे भी अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएंगे और वो अपनी फील्ड में एक्सेल कर पाएंगे। मैम, बहुत शुक्रिया आपका BSTV को समय देने के लिए। तो हमारे साथ आई थी एडिशनल DCP शालिनी दीक्षित मैम, जो कि एक महिला के लिए, किसी भी आम महिला के लिए उनका जीवन मिसाल से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।